जो आज प्रोग्राम वक्फ के मौजू पे था, ऑल इंडिया मुस्लिम वोमेन एसोसिएशन जिसकी आप सदारत कर रही हैं, इस प्रोग्राम का मौजू क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, और आप नस्लों को ख़ास तौर से खातून आने वाली हमारी बहन और जो और दीगर इसके सोसाइटी से जिनका ताल्लुक़ है, वक्फ को उसमें कैसे देखती हैं कि वक्फ उनमें क्या तब्दील करेगा जो अभी कानून आया है? देखिए, सबसे पहले तो हमारा आज का मकसद ये था कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो है ये सरासर हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती नाइंसाफ़ी है। इसके लिए हम लोग अदालत में गए हैं, लेकिन वहाँ से अभी कोई इंसाफ नहीं मिला है। ऐसे वक्त में उम्मीद पोर्टल जारी कर दिया गया है, तो अब ये इशू हमारे लिए बहुत सीरियस इशू है। कम्युनिटी में मर्द हजरात के साथ खवातीन को भी आगे बढ़ के आना होगा, और विमेन में भी अवेयरनेस के लिए हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स मुनक़िद कर रहे थे। आज हमने कॉन्फ्रेंस की है जिसमें हमने पार्लियामेंटेरियंस को, सोशल एक्टिविस्ट को, एडवोकेट्स को बुलाया है ताकि हमारी बहनों को एक तरह से एम्पावर किया जाए। और हमारा मकसद इसमें ये है कि ये जो मैसेज है ये गाँव देहातों तक पहुँचे, कम्युनिटी का भी इनिशिएटिव रहे और कम्युनिटी में भी विमेन लीडरशिप आ गया है जो वक्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गाँव में, देहातों में, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेहनत और कोशिश करें। बहुत सारी लड़कियां, खवातीन जो आज थी वो एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल विमेन थी, उनकी जो कम्युनिटी के टुवर्ड्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमने समझाया कि वक्फ के जरिए हमारी कम्युनिटी की पॉवर्टी दूर हो सकती है, एजुकेशन और लिटरेसी हम उसके लिए बहुत अच्छा यानी मेहनत कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है हमारे पास हमारा ईमान, हमारी पहचान, हमारा यानी दीन, हमारी नमाज, हमारी मसाजिद, हमारे कब्रस्तान, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारी आइडेंटिटी का भी, एग्जिस्टेंस का, सर्वाइवल का मसला है, और ये सब हमने यहाँ पर बताया। जैसा कि आपको मालूम है कि 2013 अमेंडमेंट एक्ट वक्फ बोर्ड में मुल्क के, उसमें 2 अदद जो है उनकी रिजर्व थी, जो पिछले कुछ दशक से आप कह सकती हैं सालों में कुछ ही मेंबर बनाया या चेयरमैन बनाया। क्या ये बेदारी की कमी थी या जो जेंडर बायस हमारी समाज है, सोसाइटी है, उसने इसको लागू नहीं होने दिया? पूरे इंडिया में देखिए आप, विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है डेमोक्रेटिक बॉडीज में वो बहुत कम है। हमारी सरकार बात तो बहुत करती है विमेन रिप्रेजेंटेशन की, या फिर हमारी अपनी कम्युनिटी के लेवल पे हो, तो खवातीन को बहुत आगे बढ़ के आना होगा। और इस तरह के जो डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स हैं और खैर और फलाह के जो काम हैं, जो रिलीजियस भी हैं, इसमें भी विमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि अवेयरनेस की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा बहनें आगे नहीं आई हैं, लेकिन अब क्योंकि ये एक्ट आने के बाद औरतों में बहुत बेदारी आई है, ज़रूर लीडरशिप रोल में भी मुस्लिम खवातीन हर स्टेट और ज़िला लेवल पे आएंगी। मैम, आज के प्रोग्राम में जैसा कि आप बड़ी तादाद में खातून आई, माहिरीन आए, आप का जो लाहे अमल है वक्फ के मुतल्लिक, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसकी बेदारी के लिए आपका ये कारवां किस तरह से इन्वॉल्व होगा? ये जो तमाम मुल्क में 50 से ज़्यादा ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के क़यादत में डिफरेंट सूबे में इसका प्रोग्राम हुआ, आपकी विजिबिलिटी बहुत देर यानी 8 महीने बाद आई हुई है। अब ये कानून ज़मीन पे लागू हो गया है, सरकार ने उम्मीद पोर्टल के जरिए इसकी डिटेल भरना चाह रही है, और अगर आप देखेंगे कि जितनी वक्फ की प्रॉपर्टी हैं और या जो उसकी जो कैसी भूमिका चाहती हैं, जो आने वाला कानून जब लागू हो गया है तो वक्फ के जो बोर्ड हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो मिली तंजीम हैं, आप उनको कैसे कन्विंस करेंगे? देखिए, जब से ये कानून किरण रिजिजू जी ने 7 अगस्त को 2024 में पेश किया, उस वक्त से हम इसकी मुखालिफत में मुतहरिक हैं, हमारी पूरी तंजीम एक्टिव है। जब ईमेल्स की बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से कही गई तो हमने करोड़ों ईमेल्स भेजे हैं। इसके साथ जेपीसी के जब सारे रियासतों में, डिस्ट्रिक्ट, सारे सिटीज़ में दौरे हुए तो ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन एसोसिएशन की खवातीन ने हैदराबाद में, पटना में, वेस्ट बंगाल में, मुंबई में, हर जगह जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी और जगदम्बिका पाल जी से पर्सनली मुलाकात करके अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है। उन्होंने अप्रिशिएट किया कि विमेन का डिप्यूटेशन आया है। तो जो डेमोक्रेटिक एफर्ट्स है, आज हमारी विजिबिलिटी नहीं हुई है, हम पहले से इसके लिए कोशिश करते आ रहे हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारी लीडरशिप थोड़ा सा सुस्त हो गई है। जिस तरह से इस अपने इशू को, मुद्दे को रेज करना चाहिए था, कुछ पॉज है और फिल इन द ब्लैंक्स की तरह
कुछ जगहों पर वो लोग फौरी एक्टिव नहीं हो रहे हैं। अगर हम चुस्ती से और एक्टिविज्म से फौरी हमारे इश्यूज को नहीं रेज करेंगे तो वो फिर कारपेट के नीचे ब्रश कर दिए जाएंगे। इस वजह से आज खवातीन को यहाँ मैं आपको एक तारीख में ले जाऊंगा जो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल में जो वफ़ का जो किरदार है। एक खातून जो है वो पटना बिहार से आती हैं, वो जो सोगरा एक स्टेट है और वो 11 जिलों में उसकी फैली हुई है और तमाम रिफाई काम करती है। 40% से ज्यादा वक्त तो खवातीन के ही किए हुए हैं। ये जो बात आपने कही मैं इसी के रोशनी में कर रहा हूँ कि आज़ाद भारत में खातून के जो हिस्सेदारी थी तमाम मिली तंजीमों को उसका हक मिला था। रिलीजियस स्कॉलर के लिए 2 सीट थी, 2 मेंबरान थे। खातून के लिए 1995 और 2013 अमेंडमेंट में प्रोविज़न दिया गया। मैं इसे इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि आप अपनी लड़ाई सरकार से लड़ेंगी कि मिल्लत से लड़ेंगी आप? देखिए, हर सिमत में 2-3 सिमत में हमको लड़ाई लड़नी है। एक तो सबसे पहले अपनी कौम में बेदारी पैदा करनी है, दूसरी जुल्म और इंसाफ की लड़ाई, जुल्म के खिलाफ इंसाफ और हक की लड़ाई हमको लड़नी है और साथ ही साथ हमको फ्यूचर के लिए एक सही रोशन एक विजन अपनी कम्युनिटी को देना है कि वो कैसे अपने प्लान और प्रोग्राम करें ताकि वो अपने बच्चों को गुर्बत से, जहालत से, इफलास से, बेबसी से, मजबूरी से बचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपके आने वाले मुस्तकबिल में आपके इस सफ़रनामे के लिए वफ़ टुडे की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम किया। मैं या वफ़ टुडे के बिहाफ पे मैं ये वक्फ वेलफेयर फोरम के बिहाफ से मैं ये चाहता हूँ कि आपकी ये तंजीम वक्फ बोर्ड यानी राज्यों स्तर पे, ज़िले स्तर पे हो और ये साना बसाना चले और अपने हक के लिए सरकार और मिल्लत के लोगों से मनवाने और उसकी के लिए जहमत करे, तभी आपकी ये जो सफ़रनामा है कामयाब होगा। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा खानम है। मेरे वालिद मरहूम ख्वाजा खलीलुल्लाह साहब हिमाचल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे। उससे पहले वो पंजाब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, यानी जैन सिंह जी के टाइम पे जब वो सरकार में थे। और सबसे पहले जो पंजाब वक्फ बोर्ड चेयरमैन थे मोहम्मद सईद ख्वाजा सईद साहब, जो मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर 1960 में एंड 87 में सलमान अंकल, अहमद पटेल अंकल और मेरे वालिद। आप औरतें ज़रूरी नहीं है ना, आप समझते हैं औरतें बड़ी कमज़ोर हैं। आप तादाद देखिए कितनी की औरतों की। आज ज़मीन पे बैठे थे, ये इतने जोश से भरे हैं। हम सारे सब चाहते हैं एक साथ आकर ये अमेंडमेंट चेंज करना, इसके खिलाफ जाना, क्योंकि ये हमारे लिए सही नहीं। मेरे हिसाब से जब तक हम सब एक हो के एक आवाज़ नहीं देंगे, इर्रिस्पेक्टिव आपका जेंडर क्या है, क्योंकि जेंडर की लड़ाई नहीं है, ये वक्फ की लड़ाई है। वक्फ की लड़ाई उस चीज़ के लिए है कि जिसके आप हकदार हैं वो हक ही नहीं दिया जा रहा है आपको। ऐसा दिखाया जा रहा है कि मतलब वी डोंट एग्जिस्ट, क्योंकि आजकल की जो हालत, जैसे मेरी बहन ने बोला, हो रहा है। मेरे हिसाब से तो सिर्फ वोट के लिए होता है, आगे पीछे करके कोई चीज़ होनी है, वो चीज़ क्यों नहीं होती है। आप कॉन्स्टिट्यूशन बदलने चले हैं, आपने हिस्ट्री की किताबें बदल दी हैं, आप कैसे इस चीज़ को लहदा कर सकते हैं, क्योंकि हर एक का खून बहाया है इस हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए। अमेंडमेंट्स आप लेकर आएंगे, आपके फ़ायदे के लिए है, ये कौम के फ़ायदे के लिए नहीं है, ना ये हिंदुस्तान के फ़ायदे के लिए है। जब तक हर सेक्शन ऑफ इंडिया, ऑफ भारत, मेरा हिंदुस्तान में अगर बराबर इनका सिर्फ यही लाहे हमारे लिए कि जैसे कि इज्तिमा होता रहता है, ये सारे लेडीज़ को इकट्ठा करती है। मेन मकसद यही है कि जैसे जेंट्स के लिए सारे हकूक़ हैं, वही वक्त में हमारी लेडीज़ के लिए भी प्रॉपर हकूक़ हैं। और ऑब्वियसली मैं सोचती हूँ कि जो कुरान शरीफ, मेरी देखिए सबसे जो बड़ी कमी है वो हमारी कौम में क्या है कि हम कुरान शरीफ नमाज ज़रूर पढ़ते हैं, मगर हम उसको तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते। अगर हम उसको तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तो फिर इंसान जो हमारी अलग होता है कि नहीं आप औरतों को अलग आगे मत दीजिए। अब आप देखिए कि ज़्यादातर माशाल्लाह बहुत लेडीज़ जो है वो आ रही हैं, आगे आ रही हैं। हम लड़ते आए हैं जब से हम और हमेशा लड़ते ही रहेंगे। मगर मेन मकसद क्या है, जैसे कि आज वक्फ बोर्ड के ऊपर हुआ तो ये मीटिंग हुई कि वक्फ बोर्ड में हम लोगों का लेडीज़ का कि क्या हकूक़ है, उसी पर्पस को लेके आज हमें इस चीज़ की जागरूकता मिली और माशाल्लाह प्रॉपर उसमें सारी औरतों ने फुल मतलब जिसे कहते हैं बिल्कुल जोश और होश से वो यहाँ लेडीज़ आई हैं। तो मैं सिर्फ यही कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं भी रोड बाई रोड और मतलब अलग अलग जाकर NGO में ये सारी चीज़ें करते हैं हम लोग, कि देखिए आइए वो ज़माना जब था पुराना। रोल तो आप यही कह दीजिए कि कहने को तो सभी कहते हैं कि लेडीज़ फर्स्ट, मगर फिर वही बात हो जाती है ना कि ये सारी बातें आते हैं, लोग स्पीच देते हैं मूवमेंट, मगर अगर आप जो वाइट पेपर अगर उस पर ऑन द पेपर लिख के ये चीज़ें सबूत है तो फिर हम सकते हैं कि
ऑल इंडिया वोमेन एसोसिएशन मुस्लिम वोमेन एसोसिएशन की तरफ से इस्लामिक सेंटर में एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। तमाम शहर और दूसरे शहरों से दिल्ली के दूसरे शहरों से भी खातून तशरीफ़ लाई और इन्होंने एक बहुत ही पाक और नेक नियति से प्रोग्राम में अपना हिस्सेदारी की बात की, जिसमें वफ़ कानून 2000 अमेंडमेंट 2013 में औरतों को हर बोर्ड में 2 मेंबर की रिजर्वेशन की बात कही गई थी। लेकिन इतने लंबे अंतराल के बाद यानी 2013 के बाद 13 साल में कुछ ही वक्फ बोर्ड जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन इंश्योर की गई। एक कर्नाटका में भी इंश्योर की गई, लेकिन तमाम दूसरे राज्यों में दूसरे वक्फ बोर्ड में महिलाओं की यानी खातूनों की भागीदारी नहीं के बराबर रही। इस एसोसिएशन के पास जो सबसे बड़ी चैलेंज है, क्या ये मिली तंजीम या अपनों लोगों से लड़ाई करेंगी या सरकार से। सरकार ने कानून बनाकर 2013 में भी दिया, 1995 के एक्ट में भी था और अभी जो है जो नया अमेंडमेंट एक्ट है इसमें भी 2 खातून की बात मेंबर में बोर्ड के कंपोजिशन में रखा गया है। तो ये बहुत ही दिलचस्प है। इनका जो जोश है, इनका जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, ये कुछ बेहतर करने का है। तो इनकी लड़ाई और चुनौती भरी है और ये राज्य स्तर में बोर्ड के अपनी भागीदारी के लिए जद्दोजहद करेंगी। आज इस्लामिक सेंटर में बड़ी तादाद में खातून शिरकत की। देर से आईं लेकिन दुरुस्त आईं और इससे कौम और मिल्लत की जो नस्लें हैं, जो बहन बेटियां हैं, वो वफ़ की अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे और ये तंजीम जो है अपनी भूमिका निभाएगी। शुक्रिया। देर नहीं आए, हम शुरू से करना चाहता हूँ मैम, आप अपना इसमें ख्याल बताएं प्लीज़। बात यह है कि मैं इसलिए आई थी सुनने के लिए कि हमें जिस तरह से अच्छी गैदरिंग हुई है और जो टॉपिक है वक्त के ऊपर उससे अवेयर भी हूँ। और दूसरे ये कि हमें पता चले कि अगर हम इस वक्त हमने एक्शन नहीं लिया या इस वक्त हम लोग नहीं सोचे तो ख़ास तौर से एक पॉइंट मुझे क्लिक किया कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसा कि छोटा मोटा पॉइंट नहीं है कि वक्त के ऊपर स्टार्टिंग हमेशा छोटे से होती है लेकिन आगे जाकर उसके रिजल्ट बहुत बड़े होते हैं। तो जैसे कि उन्होंने आपने एक बात कही कि हमारे बच्चों को बाद में जो लोग इंतकाल करेंगे उनके लिए कब्रिस्तान नहीं रहेंगे, मस्जिदें नहीं रहेंगी, इमाम नहीं रहेंगे। एक तरीके से ये तो एक इस्लाम की जो बेसिक चीज़ें हैं, मज़हब की जो बुनियादें हैं, वही हिल जाएंगी। तो अभी से हम क्यों ना उस चीज़ के लिए कोशिश करें और ये अवेयरनेस लोगों को करना है। जैसे यही कह रही हूँ कि सबसे पहले तो सही से इसको स्टडी करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर से सोशल मीडिया में कुछ भी डाला जा रहा है उस पर यकीन ना करें। लेकिन ये भी लीगल उससे हैं और लेकिन ये है कि पहले सही तरीके से समझाया है। मैं समझती हूँ कि शायद 50% मुस्लिम्स तो अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं जो जितनी सच्ची इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं वक्त को लेकर के। सही इन्फॉर्मेशन पहले लें और उस पर वर्क करें बाद में।